हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा हमारे पास जो एडिटोरियल आया है, एक तो आइसोलेटिंग चाइना के ऊपर काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं, जैसे इंडिया और उसके नेबरहुड से रिलेटेड भी है, सीपीईसी चाबहार पोर्ट भी है उस एडिटोरियल में, आसियान की भी बात हो रही है, तो काफ़ी चीज़ें कवर हो रही है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा कंटेंट मिलेगा उसमें। उसके अलावा फायर ट्रेजेडी के ऊपर एक एडिटोरियल है, वो हम डिस्कस करेंगे। आरटीपीसीआर एंटीबॉडी टेस्ट, ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर भी एक एडिटोरियल है कि इंडिया में टेस्टिंग स्लो है, काफ़ी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं, कम टेस्टिंग हो रही है, तो क्रिटिसाइज करा है एक तरीके से गवर्नमेंट को, तो वो हम डिस्कस करेंगे। PMJAY ये डिस्कस करेंगे, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में जो GST एक्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में हमारे पास ये जो कोझीकोड, जिसे हम कालीकट भी बोलते हैं, कोझीकोड में जो प्लेन जो है खाई में गिर के 3 टुकड़ों में टूट गया था, जो दुबई से फ्लाइट आई थी एयर इंडिया की, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि अभी कुछ दिन पहले उसमें ये देखा गया था 15 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, तो वो एक न्यूज में है। तो ऐसा कहना है DGCI का कि इसमें पायलट्स ने, जो ATC होता है, ATC क्या होता है? ATC का मतलब है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई प्लेन लैंड करता है तो उसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से क्लियरेंस लेना होता है। तो लैंड करने से पहले पायलट के साथ ATC की बात हुई थी और उन्होंने ऐसा कोई डेंजर उस समय नहीं बताया है, तो ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है, DGCA का कहना है, प्रोब में ये पता चला है, ठीक है। और ये हमने कल भी डिस्कस करा था कि टेबल टॉप, वहां जो कोझीकोड का रनवे है वो टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे का मतलब क्या हुआ? टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप रनवे का मतलब है कि एक बड़ी पहाड़ी को काट कर ऊपर एक रनवे बनाया गया है, और सीनिक ब्यूटी काफी अच्छी है, लेकिन उसमें डेंजर ये रहता है कि बहुत प्रिसीजन के साथ उसमें लैंडिंग करनी होती है। पायलट से छोटी भी गलती हुई तो, क्योंकि वो पहाड़ी को काट कर रनवे बनाया गया है, तो प्लेन पहाड़ी से नीचे गिर जाएगा, जैसा कि अभी हुआ। वो रनवे को क्रॉस करके आगे गया और 35 फुट नीचे खाई में गिर गया, 3 टुकड़ों में बट गया था। तो ये एक न्यूज में रहा था। तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि टेबल टॉप रनवे क्या है, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं कल। एक बड़ी सी पहाड़ी को काट कर जो रनवे बनाया जाता है। और ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ, एग्जाम में ये आ सकता है। तो कालीकट या कोझीकोड दोनों एक ही चीज है। ऑफिशियल नाम जो है वो कोझीकोड है, केरला में, ठीक है। और दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट आई थी, वंदे भारत, जो वो कैंपेन चल रही है, जिसमें जो भी कोविड-19 की वजह से जो भी इंडियंस अलग अलग कंट्रीज में फंसे हुए हैं उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा। उसके अलावा न्यूज में रहा कि ट्रूस इन कांग्रेस आफ्टर पायलट, सचिन पायलट जिन्होंने विद्रोह करा था, राजस्थान में बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी कई दिनों से, तो उसका क्लाइमेक्स एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि अब एंड होता हुआ दिख रहा है। सचिन पायलट कांग्रेस में ही जुड़े रहेंगे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी, राहुल गांधी से भी वो मिले हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा, ठीक है। और उसके अलावा जो फ्रंट पेज में हमारे पास रहा, फ्रंट पेज में हमारे पास एक तो ये न्यूज है, इट विल नॉट बी जीरो एकेडमिक ईयर, ऑफिशियल्स ने कहा हाउस पैनल को। तो जीरो एकेडमिक ईयर का मतलब है कि एग्जाम्स वगैरह टाइमली होंगे, क्लासेस वगैरह टाइमली होंगी, और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि सितंबर लास्ट में शायद स्कूल खुल जाए, ठीक है। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है। जीरो एकेडमिक ईयर का मतलब होता है, जैसे अगर कोई 4th क्लास में है या कोई जैसे 9th क्लास में है या 10th क्लास में, तो दोबारा से वो 10th करेगा, मतलब एग्जाम कैंसिल कर देंगे इस साल के पूरे। जीरो एकेडमिक ईयर का मतलब ये है, पूरा साल ही कैंसिल कर देंगे और बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर छोड़ा था, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं जीरो एकेडमिक ईयर। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला जीरो एकेडमिक ईयर, हालांकि कुछ महीनों का लॉस जरूर होगा, लेकिन दोबारा से सिलेबस वगैरह कम करके पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट होगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ है न्यूज में। उसके अलावा अंडमान निकोबार में अंडर सी वाटर केबल, वो एक न्यूज में रही थी, उसका इनॉग्रेशन किया है मोदी जी ने, तो वो एक न्यूज में रहा है। उसके अलावा ये शाह फैजल जिन्होंने IAS की जॉब छोड़ दी थी और JNK की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे, तो उन्होंने JKPM जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी वो छोड़ दिया है, पॉलिटिक्स छोड़ दिया है। तो अब देखते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वो सर्विसेज में दोबारा आना चाहें। तो ये एक न्यूज में रहा है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अंडर वाटर केबल,
कहां से कहां तक, देखिए अंडर वाटर केबल जो है सबमरीन बेस्ड अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है। और ये ऑप्टिकल फाइबर कहां से बिछाई गई है, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये श्रीलंका है, ये इंडिया है, यहां पे ये चेन्नई है और ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। तो चेन्नई से अंडमान निकोबार के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है, ठीक है, अराउंड 2300 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर बिछाई गई है। उससे क्या होगा, अंडमान निकोबार की कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट काफी अच्छा चलेगा और कनेक्टिविटी होगी, और वहां पर टेलीकॉम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती थी वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो हाई स्पीड इंटरनेट चलेगा वहां पर, हाई स्पीड इंटरनेट। तो उसका इनॉग्रेशन किया है मोदी जी ने। हालांकि फाउंडेशन स्टोन जो है 2018 में लेट डाउन करा था, तो काम कंप्लीट हुआ है, तो उसको इनॉग्रेट करा है मोदी जी ने जस्ट अभी। तो एक तो ये पता होना चाहिए, सबमरीन बेस्ड अंडर सी जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है चेन्नई से, ये आपको डेटा पता होना चाहिए, चेन्नई से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कनेक्ट करेंगे। हाँ, 400 जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि 400 जो एमबीपीएस की स्पीड रहेगी इसमें, एमबीपीएस की स्पीड रहेगी, और बाकी अंडमान के लिए और बाकी आइलैंड्स के लिए, कनेक्टिंग आइलैंड्स के लिए 200 एमबीपीएस की स्पीड रहेगी, ठीक है। तो ये एक काफी अच्छी स्पीड है, उससे काफी हेल्प मिलेगी अंडमान निकोबार के डेवलपमेंट में और कोई भी काम करने में। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी वहां पर स्कूल्स को भी कनेक्ट किया जाएगा, तो काफी हेल्पफुल रहेगा अंडमान निकोबार के लिए। तो ये एक न्यूज में रहा है। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। उसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। हमारा एक क्वेश्चन आईएएस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बैंक एसएससी का भी, ओनली क्वांट का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ये सारे के सारी लेक्चर जो है, रिकॉर्डेड लेक्चर, सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज के लेक्चर्स हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज टेस्ट भी, आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे इसमें, पीडीएफ फाइल्स वगैरह भी आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। ये हमारा एक काफी अच्छा एडिटोरियल है, आइसोलेटिंग चाइना एज प्रोपोर्शन एंड द रियलिटी। तो ये काफी अच्छा एडिटोरियल है, इसमें ऑथर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें कवर करी हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत सारा कंटेंट इसमें मिलेगा। जो ऑथर हैं वो हैं एमके नारायण, ये पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, तो काफी एक्सपीरियंस है नेशनल सिक्योरिटी में, क्योंकि एडवाइजर रहे हैं तो काफी अच्छी नॉलेज होगी इन्हें नेशनल सिक्योरिटी की। तो इसमें एक तो इन्होंने कहा है कि चाइना को आइसोलेट करना एक कहना और एक रियलिटी, दोनों में फर्क है, ठीक है। इंडिया को अपनी जो है अपनी पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह करेक्ट करनी है ताकि चाइना को आइसोलेट कर सके। चाइना को आइसोलेट करना इतना आसान नहीं है, और क्योंकि चाइना जो है इकोनॉमिकली पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसका ट्रेड पूरी दुनिया के साथ, जैसे हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट के मामले में चाइना हर जगह चाइनीज प्रोडक्ट पहुंचे हुए हैं, चाहे इंडिया हो कि कोई भी कंट्री हो, हर जगह चाइनीज प्रोडक्ट पहुंचे हुए हैं। तो समझते हैं और वन बाय वन समझते हैं कि क्या क्या इसमें चल रहा है, ठीक है। एक तो ऑथर ने बात करी है, एलएसी की बात करी है, क्योंकि हमारी जो रिसेंटली गैल्वन वैली क्लैश हुआ था, गैल्वन वैली हमारा जो क्लैश था, यहाँ पर गैल्वन वैली है, 15 जून को क्लैश हुआ था इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, ठीक है। अराउंड जो है 20 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी और 43 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर की डेथ हुई थी हाथापाई में। उसके बाद से, क्योंकि ये एलएसी है, तो आपको ये समझना है कि ये जो ये है, ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडिया चाइना के बीच में एलएसी होता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एलओसी। तो दोनों में एक तो ये डिफरेंस है। चाइना जो है एलएसी आगे की तरफ क्लेम करता है, जबकि 1960 के हिसाब से इंडिया एलएसी और पीछे की तरफ क्लेम करता है। ये चाइना ऑक्यूपाइड एरिया है, चाइना ने 1962 वॉर के टाइम पे ये ऑक्यूपाई करा था अक्साई चीन का एरिया, ठीक है। उसके बाद से चाइना के कब्जे में है, ठीक है, हालांकि ये इंडिया को ही बिलोंग करता है, ठीक है। और 1960 के एग्रीमेंट के हिसाब से एक एलएसी जो है वो डिसाइड हुई थी। एक वर्चुअल लाइन होती है एलएसी, जहां पर एक बफर जोन बना दिया जाता है, उससे पीछे ही चाइनीज सोल्जर्स या आर्मी को रहना है, और उससे
उसके दूसरी तरफ इंडियन सोल्जर या आर्मी को रहना है, वो बफर जोन में आना नहीं है। तो ये एलएसी होता है। और जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें, ये पोंगोंग सो लेक है। पोंगोंग सो लेक का 50% से ज्यादा हिस्सा चाइना के कब्जे में है, 50% से कम हिस्सा इंडिया के कब्जे में है। तो आधा जो पोंगोंग सो लेक है, आधा चाइना के कब्जे में, आधा इंडिया के कब्जे में, लगभग आधे से ज्यादा चाइना के कब्जे में। और ये पोंगोंग सो लेक काफी पॉपुलर है। यहाँ पर 3 इडियट मूवी की शूटिंग भी हुई थी, क्लाइमेक्स जो हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर कमांडर लेवल की टॉक्स चल रही थी एलएसी को लेके, एलओसी स्टैंड ऑफ को लेकर, जिसमें डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की बात हो रही थी कि चाइनीज जो सोल्जर्स थे वो पीछे की तरफ हटे। तो वो टॉक्स इतनी सक्सेसफुल अभी तक नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा कुछ आउटकम नहीं मिला है। इंडिया का जो स्टैंड है वो बिल्कुल स्ट्रांग है। इंडिया चाहता है कि 1960 का जो उस समय के डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली ये जो स्टैंड ऑफ है ये खत्म हो। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं ज्यादा डिस्प्यूट किस चीज में है। जैसे अगर हम देखें मैप में, देखिए ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है पोंगोंग सो लेक। जैसा कि अभी हमने देखा ना, पोंगोंग सो लेक काफी लंबी लेक है, 5 किलोमीटर चौड़ी है। सबसे ज्यादा चौड़ी अगर किसी जगह पे तो 5 किलोमीटर है, बाकी कई जगह 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर चौड़ी भी है। ठीक है, तो पोंगोंग सो लेक जो है इसमें जो है ये देखिए, ये पोंगोंग सो लेक, ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये येलो वाला पोर्शन चाइना इसको क्लेम करता है कि ये एलएसी है। येलो वाला पोर्शन, ये वाला जो है येलो लाइन, ठीक है, चाइना इसको क्या मानता है कि ये एलएसी है। जबकि ये सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक, इंडिया के पास ये सारा का सारा पोर्शन रहा है, फिंगर 1 से फिंगर 8 तक। 1960 के इंडिया चाइना ने खुद एग्री करा है फिंगर 8 तक ये सब इंडिया के कब्जे में रहेगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में चाइना क्लेम कर रहा है कि फिंगर 2 तक उसका एरिया है। ठीक है, और इंडिया का कहना है कि फिंगर 8 तक ये सारा का सारा उसी का है। इंडिया क्लेम कर रहा है फिंगर 8 के बाद एलएसी, और चाइनीज सोल्जर अभी फिंगर 5 में बैठे हुए हैं। हम डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि ये पीछे जाएं। ठीक है, तो चाइनीज सोल्जर्स को जो पोस्ट उन्होंने बनाई है फिंगर 5 से पीछे करना है। ठीक है, और हमारी एक पोस्ट यहाँ पर बनी हुई है फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच में पोस्ट बनी हुई है। और यहाँ पर हम यहाँ पर बीच में एक चक्कर मारते रहते थे क्योंकि ये पूरा एरिया हमारा था। तो यहाँ पर डिस्प्यूट यही है, और इसी वजह से कमांडर लेवल की टॉक्स में ज्यादा कुछ निकल के नहीं आया, और हम चाइनीज जो सोल्जर्स हैं उनको पीछे धकेलना चाह रहे हैं। फिंगर 5 से फिंगर 8 तक पूरा खाली करने के लिए हमने बोला है। हमारा स्टैंड बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक कंट्रोवर्सी है जो आपको एक ये समझ में आना चाहिए। एक तो ऑथर ने इसकी बात करी है, उसके अलावा ऑथर ने बात करी है स्पार्टले आइलैंड की भी, पारासल आइलैंड की भी, क्योंकि यहाँ पर ऑथर बात कर रहा है कि चाइना को अलग करना, चाइना को आइसोलेट करना दुनिया में इतना इजी नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये जो अगर हम देखें पारासल आइलैंड जो है ये बेसिकली बिलोंग करता था वियतनाम को, और 1970s में चाइना ने क्या करा, पारासल आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। तो चाइना ने पारासल आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया वियतनाम से इलीगली। उसके अलावा जो स्पार्टले आइलैंड है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन क्या है, फिलीपींस है, तो ये फिलीपींस ये मानता रहा है कि स्पार्टले आइलैंड उसकी टेरिटरी है। लेकिन 1990s में चाइना ने स्पार्टले आइलैंड में भी कब्जा कर लिया। ठीक है, चाइना इस पूरे के पूरे ये जो साउथ चाइना सी है, ये जो रेड लाइन है, पूरे को अपना मानता है। ये पूरा का पूरा एरिया चाइना अपना मानता है कि ये सारा एरिया हमारा है। ठीक है, कि हिस्टोरिकल हमारे पास प्रूफ है, और जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, जबकि यहाँ पर बहुत सारा एरिया अलग अलग कंट्री को बिलोंग करता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो चाइना इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और अपनी खुद की लाइन 9 लाइन बोलते हैं, ये जो रेड लाइन है, पूरा साउथ चाइना सी के ऊपर अपना मालिकाना हक बताता है। ठीक है, तो पारासल आइलैंड डिस्प्यूट जो है चाइना, ताइवान और वियतनाम के बीच में है। हालांकि मेन जो डिस्प्यूट है चाइना और वियतनाम के बीच में है, चाइना और वियतनाम के बीच में। चाइना ताइवान की तो वैसे ही बनती नहीं है, क्योंकि ताइवान बेसिकली जो था चियांग काई शेक की गवर्नमेंट थी 1949 से पहले चाइना में, वो भागकर ताइवान चले गए थे। ठीक है, उसके अलावा स्पार्टले आइलैंड डिस्प्यूट अभी हमने डिस्कस भी करा। स्पार्टले आइलैंड ओरिजिनली फिलीपींस को बिलोंग करता है। ठीक है, तो मेनली चाइना फिलीपींस के बीच में ये डिस्प्यूट है। हालांकि अलग अलग कंट्रीज भी उसका कुछ हिस्सा क्लेम करती हैं, ताइवान भी बीच में आ जाता है, क्योंकि ताइवान जो है ओरिजिनली क्लेम करता है कि वो जो है एक्चुअल में चाइनीज है। तो ये सारे डिस्प्यूट्स हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी
ये कंट्रीज बेसिकली चाइना के खिलाफ खड़े होने की, बिल्कुल ओपनली खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं, क्योंकि चाइना के साथ अलग अलग कंट्री का बहुत सारा ट्रेड भी होता है, तो चाइना को इसीलिए अलग थलग करना इतना ईजी नहीं होगा। उसके अलावा ऑथर ने इंडिया और नेबरहुड की भी बात करी है। इंडिया नेबरहुड का मतलब है एक तो इंडिया का, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि चाइना को आइसोलेट करने का, ठीक है, अकेले करने का, लेकिन एक तो पाकिस्तान, चाइना की शह पे पाकिस्तान ने भी क्या करा है, एक फेक मैप अपना अभी पब्लिश करा है, जिसमें उसने इंडिया के, पहले तो कश्मीर को वो दिखाता था अपनी टेरिटरी में, अब पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख को अपनी टेरिटरी में दिखाया पाकिस्तान ने, ठीक है। उसके अलावा सियाचिन को, गुजरात में जूनागढ़ को भी अपनी टेरिटरी में दिखा दिया, जूनागढ़, कि जूनागढ़ भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, ये पाकिस्तान में आता है। तो ये पाकिस्तान ने चाइना की शह पे अपना एक मैप अभी पब्लिश करा है, तो ये एक न्यूज में रहा था। उसके अलावा नेपाल ने भी एक नया मैप चाइना की शह पर अपना एक नया मैप पब्लिश करा, जिसमें इंडियन टेरिटरी को इंक्लूड कर दिया काली रिवर के पास। काली नदी है, उस काली नदी के पास का बहुत सारा एरिया जो इंडियन टेरिटरी में ओरिजिनली बिलोंग करता है, और अपने मैप में चेंजेस करें, जो उनका ओरिजिनल मैप था उसमें चेंजेस करके अपने एरिया को एक्सटेंड करा। तो ये ऑथर का कहना है कि चाइना पाकिस्तान के साथ तो हमारा गड़बड़ चल ही रहा है, नेपाल भी चाइना की शह पर इस तरीके की हरकतें कर रहा है। उसके अलावा इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस भी हमारे जो है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद से थोड़ा ऊपर नीचे चल रहे हैं, ठीक है। उससे पहले, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से पहले काफी हमारे अच्छे रिलेशंस थे, तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस भी इतने अच्छे पीक में नहीं है, वो थोड़ा डाउन चल रहे हैं। उसके अलावा इंडिया श्रीलंका रिलेशन भी, जैसा हम जानते हैं, महिंदा राजापक्षे जो अभी PM बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2020 में, और उनके भाई गोटाबाया राजापक्षे 2019 में प्रेसिडेंट बने थे, और उनका इंक्लिनेशन चाइना की तरफ ज्यादा रहा है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे करके उनका इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ हो रहा है। तो ओवरऑल इंडिया को अभी अपने नेबर्स को ही चाइना से दूर नहीं कर पा रहा है। तो अभी तो पहले हमें अपनी पॉलिसीज वगैरह चेंज करनी है, नेबर्स के साथ रिलेशन भी इंप्रूव करने हैं, तो कई चीजें ऑथर कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा देखिए, ऑथर बात कर रहा है आसियान कंट्रीज की। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा मैप में, ठीक है, ये इंडिया है, ये वाला इधर वाला पोर्शन इंडिया है, ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रुनेई, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये 10 कंट्रीज हैं आसियान में ना, 10 मेंबर कंट्रीज हैं, 10 मेंबर कंट्रीज। बेसिकली होता क्या है, ये आसियान नॉर्मली जो एक रीजन में, जैसे हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में शॉपकीपर्स अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं, ऐसे ही जैसे साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन 8 कंट्रीज ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई थी, सार्क, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऐसे ये सब नेबरिंग कंट्रीज हैं, और इनके इंटरेस्ट जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सब आपस में ट्रेड भी करते होंगे। उसके अलावा ट्रेड रूट भी है यहाँ पर से पूरा, ठीक है, पूरा ट्रेड रूट है यहाँ पर से, तो आपस में ही कॉपरेट करते हैं। तो इन्होंने आपस में अपना एक एग्रीमेंट, ताकि म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्पफुल रहे, ट्रेड में, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी के मामले में भी, हर चीज के मामले में एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहे, तो इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई है, आसियान, ठीक है। तो 10 मेंबर कंट्रीज है, और ये बना कब था आसियान? 1967, आपको ये पता होना चाहिए, 1967 में बना था। इस आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आसियान 10 मेंबर कंट्री हैं, और ये हैं आसियान 10। कई बार एग्जाम में ये भी आया कि कौन सी कंट्री आसियान में नहीं आती, तो इंडिया देखिए आसियान का मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता। इंडिया साउथ एशिया में आता है, इसलिए सार्क का मेंबर है। इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है, साउथ एशिया। थोड़ा आपको डायरेक्शन सेंस और ज्योग्राफी समझ में आनी चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये साउथ एशिया में। जैसे सेंट्रल एशिया में कौन सा है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया है। साउथ एशिया में इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये साउथ एशिया है। तो साउथ एशिया की कंट्रीज ने सार्क बनाया हुआ। और जो साउथ ईस्ट एशिया है, इंडिया के राइट में जो कंट्रीज हैं, जैसे अगर हम देखें म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया,
ठीक है, ये लाओस, ये फिलीपींस, ब्रुनेई, ये सब साउथ, और ईस्ट एशिया की ईस्ट की तरफ जापान है, तो वो ईस्ट एशिया में आते हैं। तो जापान भी इसका पार्ट नहीं है। आपको थोड़ा ज्योग्राफी और डायरेक्शन सेंस का कंबाइन करना है ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन सी कंट्री आसियान का पार्ट है, कौन सी कंट्री नहीं है। तो रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा ऑथर ने बात करी है, अच्छा ऑथर ने ये भी बोला आसियान कंट्रीज के लिए कि इनके साथ चाइना का बहुत सारा ट्रेड है, तो ये जो कंट्री है ये एक तरीके से न्यूट्रल है, ये चाइना के खिलाफ बहुत ज्यादा खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि चाइना के खिलाफ ये ओपनली खड़े होंगे तो हो सकता है इनको लॉस हो जाए, क्योंकि चाइना का ग्लोबल लेवल पे ट्रेड काफी ज्यादा है, इनके साथ भी ट्रेड काफी ज्यादा है। तो कंट्रीज जो है एक तरीके से स्टेटस की या न्यूट्रल टाइप की हैं, ठीक है। कोई भी कंट्रोवर्सी अगर चाइना वियतनाम के बीच में, चाइना फिलीपींस के बीच में है, अगर चाहे पारासल आइलैंड है, स्पाटले आइलैंड है, तो ये कंट्रीज बहुत खुल के सामने नहीं आ पा रही चाइना के। तो ये सब ऑथर कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए चाइना को अकेला करना, क्योंकि चाइना तो अपनी हरकतें चेंज ही नहीं कर रहा, इतनी सारी कंट्री से पंगा लेने के बावजूद भी चाइना की पॉलिसी एग्रेसिव ही है। दुनिया भी क्रिटिसाइज कर रही है कोविड-19 की वजह से, कोरोना वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो उसके बावजूद भी चाइना अपनी हरकतें नहीं छोड़ रहा। उसके अलावा ऑथर ने सीपीईसी की बात करी है। सीपीईसी क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी की फुल फॉर्म। अब ये क्या है, देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, चाइना क्या करेगा, ग्वादार पोर्ट इसको डेवलप करेगा और यहां से पूरा रेलवे लाइन या पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, पीओके से होते हुए चाइना जा रहा है, ठीक है। तो ये इंडिया है, देखिए ये इंडिया है, जैसे यहाँ पर ये राजस्थान है, ठीक है। और इंडिया का ऑब्जेक्शन सीपीईसी को लेकर हमेशा से रहा है, क्योंकि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये पीओके से होके जा रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, और इंडिया का कहना है कि ये एरिया डिस्प्यूटेड है, तो यहाँ से सीपीईसी नहीं जा सकता। तो इंडिया ऑब्जेक्शन करता रहा है हमेशा सीपीईसी को लेकर, और इस सीपीईसी से चाइना को भी फायदा होगा, क्योंकि चाइना क्या करेगा, यहाँ से इस रेलवे लाइन या इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू जो है पूरा ट्रेड कर सकता है ग्वादार पोर्ट के थ्रू, ठीक है। शिप में लोड करके सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है, खासकर यूरोप में, वहां पर रेड सी से होते हुए। थोड़ा सा ज्योग्राफी आपको समझनी है, ठीक है। तो और पाकिस्तान को भी इसमें फायदा होगा, जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी। और इंडिया का ऑब्जेक्शन क्या है, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी से होके जा रहा है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये आपको पता होगा कि इस तरफ यहाँ पर ईरान है और यहाँ पर ग्वादार, ये चाबहार पोर्ट भी है, जिसको इंडिया ने डेवलप करा है अफगानिस्तान में एंटर करने के लिए। वो आगे वाले मैप में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ऑथर का कहना यह है कि पाकिस्तान का इंक्लिनेशन तो चाइना की तरफ ही है, सीपीईसी वगैरह डेवलप कर रहा है, चाइना इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों की बात करी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और ये हमने बात करी थी कि ग्वादार पोर्ट ऐसा ऐसा करके यहाँ से पूरा का पूरा ये पीओके से जा रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाइना तक जा रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर। हमने भी इनको काउंटर करने के लिए फिलहाल गया है सेंट्रल एशिया में एंटर करने के लिए। ये गल्फ ऑफ ओमान में चाबहार पोर्ट है ईरान में, तो चाबहार पोर्ट को डेवलप करेंगे और जेहादन तक ये पूरी रेलवे लाइन होगी, जारंज तक। और फिर अफगानिस्तान में क्योंकि अगर हमें अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना है, अफगानिस्तान को कोई हेल्प करनी है, एड्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, तो पाकिस्तान बीच में आ जाता है, तो वो रास्ता हमारे लिए बंद हो जाता है। तो अफगानिस्तान को हम हेल्प कैसे करेंगे, रास्ता कहाँ है, तो रास्ता हमें दिखता है गुजरात से चाबहार पोर्ट के थ्रू ईरान से होते हुए अफगानिस्तान में एंटर करें, और फिर हम यहीं से सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सकें। तो ये सारी चीजें हैं जो हेल्पफुल रहेगा। और ऑथर का कहना यह है कि अभी रिसेंटली चाइना और ईरान के बीच में भी $400 मिलियन का जो है एक एग्रीमेंट रहा है। तो चाइना ईरान तक पहुंच चुका है, ईरान में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। और बीच में एक न्यूज भी आई थी कि ईरान ने जो है इंडिया को जो रेलवे प्रोजेक्ट है चाबहार पोर्ट से जाहिदन तक, उससे अलग कर लिया है। हालांकि बाद में ईरान का कहना था इंडिया को अलग नहीं करा है, इंडिया कभी भी इसमें ज्वाइन कर सकता है। तो ये भी एक न्यूज में रहा था। आपको थोड़ा सा इसमें ज्योग्राफी समझनी है, इंटरनेशनल रिलेशंस में को लेकर काफी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। उसके अलावा एक एडिटोरियल आया है हॉस्पिटल्स में जो आग लगी है, जैसे हमें पता है अहमदाबाद में कि एक हॉस्पिटल में आग लगी थी अहमदाबाद में। उसके अलावा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में भी आग लगी थी, तो 19 लोगों की डेथ हुई थी। जैसे 9 लोगों की डेथ, यहाँ पर 10 लोगों की डेथ, यहाँ पर 19 लोगों की डेथ हुई थी।
ठीक है। तो हमारे यहाँ फायर सेफ्टी जो मेजर्स हैं उसको लेकर कभी भी रेगुलेशन नहीं होता है। ऑथर का कहना ये है बहुत सारी कमियां हैं। जब आग लगती है कुछ दिन का ये रहता है कि फायर सेफ्टी मेजर्स लेने हैं और कुछ दिन के बाद सब शांत हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इंडिया में सबसे बड़ी जो फायर थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कभी भी आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग या किसी भी इससे रिलेटेड कोई भी डेटा अगर इंपॉर्टेंट है तो फायर सेफ्टी से रिलेटेड डेटा डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में ये हमेशा आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। 1997 का उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी हुई थी दिल्ली में, दिल्ली में 1997 में। बॉर्डर फिल्म लगी हुई थी उस समय दिल्ली में, तो वहां पर बहुत बड़ी आग लगी थी और 59 लोग जल के और या सांस जो ना लेने की वजह से धुआं पूरे उनके अंदर चला गया था, उस वजह से उनकी डेथ हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे उस समय। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो फायर ट्रेजेडी है इंडिया की 1997 उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी, इसे आप कोट करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फायर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आया इसको कोट नहीं करा तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी, ऑथर ने एडिटोरियल में ऐसा कुछ कहा है कि इंपॉर्टेंट होता है कोविड-19 में एग्रेसिव टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव होता है तो वो कितने लोगों से मिला है पिछले 10 दिन में या हफ्ते में, ठीक है, तो पिछले हफ्ते 10 दिन में कितने लोगों से मिला है उन सबका टेस्ट होता है, उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ठीक है, तो एग्रेसिव टेस्टिंग करनी है, जितने ज्यादा टेस्ट हो सके उतने ज्यादा टेस्ट करने हैं। तो ऑथर का कहना यह है कि मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी, हमारे एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। इसी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एग्रेसिव टेस्टिंग से ही वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑथर का कहना है, हमारे यहाँ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं। और हालांकि अब दिख रहा है कि जैसे 21 दिन में हमारे यहाँ केसेस डबल हो रहे हैं, 21 डेज में केसेस डबल हो रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीएमआर क्या है। आईसीएमआर लगातार न्यूज में रहा है, एपेक्स बॉडी है इंडिया की जो फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है, जो बताता है टेस्ट करने का तरीका क्या होगा, जो लैब्स को भी लाइसेंस देता है, कौन कौन से लैब्स जो हैं लाइसेंसेस का, कौन कौन से लैब्स जो हैं लाइसेंस मिलने के बाद जो है टेस्ट वगैरह कर सकती हैं कोविड-19 का। तो लैब्स को भी लाइसेंसेस प्रोवाइड करता है, उनके लिए गाइडलाइंस भी जारी करता है। तो आईसीएमआर की गाइडलाइन से ही टेस्ट वगैरह इंडिया में कोविड-19 के चल रहे हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए आरटीपीसीआर टेस्ट क्या है। आरटीपीसीआर कई बार न्यूज में आया, उसकी फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए होता क्या है, कोविड-19 जो है वो आरएनए वायरस होता है, आरएनए, इसको डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से डीएनए में कन्वर्ट कर दिया जाता है और तब उसको देखा जाता है। अब देखिए कोरोना वायरस में स्पाइक्स होते हैं, इस तरीके के स्पाइक्स होते हैं, जैसा कि आपने कई बार देख चुके होंगे, इनकी इमेज स्पाइक्स होते हैं। तो ये डीएनए में कन्वर्ट करके फिर उससे आइडिया लगता है कि कोई कोविड-19 पॉजिटिव है कि नहीं है। अब देखिए आरटीपीसीआर एक तो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म इसकी है ही, हमारे यहाँ जो टेस्ट हो रहे हैं, जो रिपोर्ट आती है कि इंडिया में इतने केसेस आ रहे हैं डेली, वो आरटीपीसीआर टेस्ट के थ्रू ही आ रहे हैं। एक टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट, देखिए ये भी कई बार न्यूज में रहता है। अब होता क्या है, देखिए एंटीबॉडी टेस्ट बेसिकली ब्लड से लिया जाता है और इस ब्लड टेस्ट से ये पता चलता है कि हम पास्ट में कभी कोविड-19 पॉजिटिव रहे हैं कि नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया कि 10 जून को कोविड-19 इन्फेक्टेड हो गया और 25 जून तक मान लिया उसने कोई टेस्ट नहीं कराया और 25 जून तक वो इन्फेक्टेड रहा और ऑटोमेटिक अपने आप ही रिकवर हो गया, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक डॉक्टर है और वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो गया, अपने आप ही। ठीक है, और अब देखिए, अब उसका टेस्ट अगर हम 10 जुलाई को करेंगे, 10 जुलाई को आरटीपीसीआर टेस्ट, तो आरटीपीसीआर टेस्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि वो कोविड-19 कोविड पॉजिटिव नहीं है, तो उसका नेगेटिव आएगा। ऐसा लगेगा हाँ इसे तो कोरोना हुआ ही नहीं है। लेकिन अब क्योंकि वो तो पास्ट में था कोरोना पॉजिटिव और जब तक वो इन्फेक्टेड था उसकी बॉडी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ठीक थी, तो उसकी इम्यूनिटी ठीक होने की वजह से वो अपने आप रिकवर कर गया। लेकिन जो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट से हमें ये पता चलता है
कि वो इंडिविजुअल पास्ट में कभी कोरोना पॉजिटिव रहा है कि नहीं रहा है एंटीबॉडी टेस्ट से। तो अगर हम उस बंदे का 10 जुलाई को एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। एंटीबॉडी टेस्ट में केवल हम एंटीबॉडीज चेक कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, जो भी कोरोना पॉजिटिव होता है वो रिकवर किस लिए कर गया, क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप है। एंटीबॉडीज एक तरीके का प्रोटीन है जो कि हमें कोरोना वायरस से बचाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, वो कोरोना वायरस से लड़ते हैं और कोरोना वायरस से हम सेफली बच जाते हैं और रिकवर कर जाते हैं हमारे इम्यूनिटी की वजह से। तो एंटीबॉडीज हमेशा एक डिजीज स्पेसिफिक रहते हैं, एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए ही, तो वो कोरोना से रिलेटेड एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो एंटीबॉडी टेस्ट अगर लिया जाए तो ऐसा कहा जा रहा है अराउंड 20 टाइम्स लोग ये पता चलेगा, 20 गुना कि लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो जैसे कि दिल्ली में एक सर्वे के अराउंड ये से पता चला है लगभग 23% पॉपुलेशन दिल्ली की कोरोना पॉजिटिव रही थी। तो इसका मतलब क्या है, 23% का मतलब लाखों लोग, यहाँ पर लाखों लोगों की बात हो रही है कि 40 लाख के करीब लोग कोरोना पॉजिटिव थे अगर उस सर्वे के हिसाब से देखा जाए। लेकिन आरटीपीसीआर के हिसाब से तो केवल 1.5 लाख। तो आरटीपीसीआर तो केवल ये चेक करता है कि प्रेजेंट में वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है, और एंटीबॉडी वो 1 महीने पहले 2 महीने पहले भी अगर कोरोना पॉजिटिव रहा है तो एंटीबॉडी इसको टेस्ट करता है, वो हालांकि रिकवर कर चुका है, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एंटीबॉडी टेस्ट और आरटीपीसीआर में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके अलावा ये न्यूज में रहा है, लॉकडाउन हिट ट्रीटमेंट अंडर पीएमजेएवाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको समझ लेते हैं, पीएमजेएवाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। ये न्यूज में रहता है, इसे आयुष्मान भारत भी बोलते हैं, आयुष्मान भारत। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पर फैमिली को जो भी फैमिली SECC सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है 2011 का, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, ये सारा डेटा आपको पता होना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में अराउंड 10.5 करोड़ 10.5 करोड़ फैमिलीज के करीब है, 10.7 करोड़ के करीब होंगे, ठीक है। 10.5 करोड़ फैमिलीज अप्रॉक्स बता रहा हूँ, फैमिलीज है। और इंडिया में एक फैमिली में लगभग 5 लोग कहे जाते हैं, तो लगभग 50 करोड़ के करीब, 50 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो पीएम जन आरोग्य योजना में कवर होती है। पीएम जन आरोग्य योजना हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है अगर कोई बीमार हो जाता है, ऑपरेशन करना है, दवाइयों का खर्चा है, तो हॉस्पिटल में पर फैमिली को 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो कोई भी गरीब परिवार जो कि SECC में इंक्लूडेड है, लगभग 50 करोड़ लोग या 10 करोड़ फैमिलीज, अगर उन्हें कोई ऑपरेशन कराना है, जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर वो ऑपरेशन करा सकते हैं, और उनका एक स्मार्ट कार्ड बनेगा जिसके थ्रू पेमेंट हो सकता है। मतलब सरकार एक तरीके से उनका इलाज करवा रही है, जो गरीब फैमिलीज हैं उनको पेमेंट नहीं देनी। तो 5 लाख तक का बिल अंडर आयुष्मान भारत ही पेमेंट कर दी जाएगी। तो इससे गरीब जो परिवार हैं, लगभग 10-10.5 करोड़ परिवारों को काफी फायदा हुआ है, और ये इलाज करवा रहे हैं अपना अलग अलग हॉस्पिटल्स में। तो ये बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट एक तरीके से हॉस्पिटल का बिल वगैरह पे कर रही है, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन लोग इंक्लूडेड होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 के लोग वो इंक्लूडेड हैं। आयुष्मान भारत भी इसे बोलते हैं। लगभग 50 करोड़ पॉपुलेशन इसमें इंक्लूडेड है। 5 लाख मैक्सिमम एक साल में 5 लाख तक का बिल जो है इस स्कीम के थ्रू पे किया जाएगा। 5 लाख से ऊपर जो बिल होगा वो खुद पे करना होगा। तो ये कुछ डेटा है जो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड। अब मान लिया किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो लोग अपने इलाज कराते आए हैं। ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी 2018 में लॉन्च हुई थी, ये भी पता होना चाहिए, 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले। तो काफी फायदा हुआ था बीजेपी को, काफी वोट्स वगैरह भी मिले होंगे इससे, ठीक है। तो 2019 के इलेक्शन से पहले ये डिक्लेयर हुआ था। तो इसमें अब हुआ क्या, देखिए
कोविड-19 की वजह से जो ट्रीटमेंट होते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, वो 50% से नीचे डाउन चले गए। तो इस यहाँ पर जो है आर्टिकल में ये कह रहा होता कि नेगेटिव इम्पैक्ट रहा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लोगों के ऊपर, और लोग हॉस्पिटल ही नहीं जा रहे हैं बेसिकली, फिर बीमारी वहां पर टेस्ट ही नहीं हो पा रही है या इलाज ही नहीं हो पा रहा है। कोविड-19 के डर की वजह से भी लोग घरों से नहीं निकल रहे। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा हांगकांग, जैसा हमें पता है कि चाइना में नेशनल सिक्योरिटी लॉ काफी कंट्रोवर्सी में था, ठीक है, क्योंकि चाइना में 1 कंट्री 2 सिस्टम था। हांगकांग के लिए अलग लॉ था। हांगकांग में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हांगकांग 1997 से पहले यूके कॉलोनीज थी और यूके ने हांगकांग को चाइना को हैंडओवर करा था, और हांगकांग में बहुत लिबरल पॉलिसीज थी। तो 1 कंट्री 2 सिस्टम, चाइना का ही पार्ट है हांगकांग, और एक मेनलैंड चाइना, ठीक है। तो 2 अलग अलग सिस्टम थे। हांगकांग में लिबरल पॉलिसीज थी, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा है। मेनलैंड चाइना में इतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। हांगकांग में जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, वो काफी ओपन है, जबकि मेनलैंड चाइना में अंदर क्या हो रहा है बाहर की दुनिया को पता ही नहीं चलता। तो नेशनल सिक्योरिटी पहले क्या था, हांगकांग में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी वो सब अलग थे। मतलब वहां पर किसी को जेल भेजा जाएगा हांगकांग की जेल में, वहीं पर केस चलेगा, हांगकांग की जेल में ही रहेगा। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी लॉ में के थ्रू क्या हुआ कि मेनलैंड चाइना में भेजा जा सकता है हांगकांग के लोगों को अरेस्ट करके, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है, देश के खिलाफ गद्दारी करने का मुकदमा लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें, काफी विद्रोह हांगकांग में, बहुत बवाल मचा इसको लेकर, ठीक है, कि भाई हमारी आज़ादी छीन रहे हैं। इसके बेसिस पे चाइना क्या करेगा, हमारे यहाँ के जो लोग हैं डेमोक्रेसी की जो डिमांड कर रहे हैं, चाइना में डेमोक्रेसी बेसिकली नहीं है, हांगकांग में डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे बहुत सारे लोग, तो उनको परेशान करेगा चाइना। तो उसी का एक रिजल्ट देखने को मिला है। हांगकांग का जो मीडिया टाइकून है, जो न्यूज चैनल चलाता था, एप्पल डेली, ओनर ऑफ एप्पल डेली, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है अंडर नेशनल सिक्योरिटी लॉ। तो ये कंट्रोवर्सी अब लगता है दोबारा से वहां पर स्टार्ट होने वाली है। उसके अलावा जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा था कि यूएस के ऑफिशियल जो है 1979 के बाद से पहली बार जो है ताइवान विजिट कर रही है, तो उसके बाद से चाइना नाराज चल रहा है। तो पहले समझ लेते हैं कि ताइवान क्या चक्कर है। देखिए 1949 से पहले यहाँ पर चियांग काई शेक रूल कर रहे थे। 1949 चाइनीज रिवॉल्यूशन में यहाँ पर कम्युनिस्ट रूल आ गया चाइना में, कम्युनिस्ट, यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, खून खराबा बहुत किया गया। वहां पर जो सरकार जो थी वहां से भागकर ताइवान में चली गई थी, यहाँ पर ताइवान में चली गई थी, यहाँ से क्लेम करते हैं कि असली चाइनीज है ये, ठीक है, और यहाँ पर कम्युनिस्ट रूल आ गया 1949 के बाद से। तो चाइना और ताइवान के बीच में कुछ बहुत ज्यादा इनकी बनती नहीं है, ठीक है, आपस में इनके रिलेशंस खराब ही होते हैं, और ताइवान को यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है एज अ कंट्री, क्योंकि चाइना यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है और वीटो लगता है वहां पर। ताइवान को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एज अ परमानेंट कंट्री। और 1979 के बाद से यूएस चाइना के रिलेशन थोड़ा इंप्रूव हुए थे, और 1979 तक ही यूएस ने ताइवान में सबसे बड़ी जो ऑफिशियल विजिट थी तब करी थी, 1979 के बाद से नहीं करी थी। अब यूएस चाइना के रिलेशंस, अब क्योंकि एक तरीके का कोल्ड वॉर चल रहा है दोनों के बीच में, कोल्ड वॉर चल रहा है, तो यूएस क्या कर रहा है, ताइवान में बहुत बड़ी एक विजिट करी है जो यूएस के ऑफिशियल थे, वो ताइवान में, उसके बाद से ही चाइना नाराज चल रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर आर्टिकल में दिया हुआ है, यूएस ऑफिशियल लाउड्स ताइवान सक्सेस अगेंस्ट वायरस। मतलब यूएस के ऑफिशियल ने जो है हेल्थ सेक्रेटरी गए थे, उन्होंने तारीफ करी ताइवान की कि भाई कोविड-19 को बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज करा है, कंट्रोल करा है, तो तारीफ करी है। और चाइना उसके बाद से नाराज चल रहा है। चाइना ने बहुत सारे यूएस के जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर बैन भी लगा दिया, उनके ट्रैवल बैन लगा दिया। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यूज में रहा है, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी स्ट्रॉन्ग दिस ईयर। तो जो पीयूष गोयल मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, उनका कहना है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो पहले समझ लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट है डिफरेंस बिटवीन नेट डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ अ कंट्री, डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ अ कंट्री, एंट्रीज ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इसका मतलब है इंडियन टेरिटरी, जैसे अगर मैं बोलूं ये इंडिया है, ठीक है, थोड़ा मैप टेढ़ा मेढ़ा बना है, थोड़ा समझाने के लिए बना रहा हूं।
इंडियन टेरिटरी में जो भी पैसा अंदर आ रहा है, जो भी पैसा बाहर जा रहा है, मान लिया कि इंडियन टेरिटरी में ट्रेड्स के थ्रू 150 रुपीज आएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और बाहर चले गए 210 रुपीज, तो इंडिया से 210 रुपए बाहर गए, अब चाहे वो प्राइवेट के थ्रू आ रहा हो चाहे गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा हो, और 150 आए, तो इसका मतलब 60 रुपीज का डिफरेंस आ गया ना। इंडिया में नेट जो रिजल्ट रहेगा वो -60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं 60 रुपीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो वही हमने लिखा है डिफरेंस बिटवीन नेट डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ अ कंट्री, जो भी इंडिया में आ रहा है पैसा और जो भी बाहर जा रहा है उसका डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर हम बीओपी को कैटेगराइज करें तो एक तरफ होता है हमारा करंट अकाउंट और एक तरफ होता है कैपिटल अकाउंट। इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, मैं बिल्कुल ब्रीफ में इसमें बता रहा हूं क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप में बहुत डिटेल में पढ़ना मतलब बहुत टाइम लगता है, इसमें 3-4 क्लासेस इसमें लग जाती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। तो करंट अकाउंट में हमारे पास ट्रेड विजिबल और ट्रेड इनविजिबल, ट्रेड आता है, ट्रेड विजिबल और ट्रेड इनविजिबल। ट्रेड विजिबल का मतलब है गुड्स का ट्रेड, ट्रेड इनविजिबल का मतलब है सर्विसेज का ट्रेड। तो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, ठीक है, ट्रेड गुड्स मतलब शिप्स के थ्रू जो भी इंडिया से सामान बाहर जा रहा है, जो भी बाहर से इंडिया आ रहा है, ठीक है, तो उससे गुड्स के ट्रेड से जो भी पेमेंट जा रही होंगी और आ भी रही होंगी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कर रहे हैं उससे पेमेंट जा रही भी है और आ भी रही है, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो सारी एंट्रीज होती है करंट अकाउंट में, ठीक है। उसके अलावा इनविजिबल ट्रेड मतलब सर्विसेज का ट्रेड, सर्विसेज का मतलब जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं सर्विसेज का, जैसे अगर कोई बाहर से मेडिकल वीजा में यहाँ पर आया, ऑपरेशन कराया, हॉस्पिटल की सर्विसेज जो हॉस्पिटल जो है सर्विस इंडस्ट्री में आता है, वहां पर हम सामान नहीं खरीदते, ठीक है, तो वो पेमेंट यहाँ पर आई है फॉरेन से, क्योंकि मेडिकल वीजा में आया ऑपरेशन कराने के लिए, या कोई पढ़ने के लिए आया यूएस से इंडिया, या इंडिया से कोई बाहर गया यूएस पढ़ने के लिए, तो वो सर्विस है। एजुकेशन इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, एयर इंडिया के प्लेन में कोई बैठ कर आया, टिकट खरीदा है, सर्विस इंडस्ट्री, वहां पर हम सामान नहीं खरीद रहे। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, तो इसके थ्रू भी पेमेंट जो भी बाहर जा रही है आ रही है, वो सारी एंट्रीज होती है करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती है ट्रेड करने के लिए, प्लांट सेटअप के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो पैसा लेकर आती है, तो इंडियन टेरिटरी के अंदर पैसा आया। उसके अलावा इंडियन कंपनीज भी बाहर पैसा लेके जा रही है बिजनेस करने के लिए। उसके अलावा एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये क्या होता है कि जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं आ रही है इंडिया, एफआईआई में क्या होते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एफआईआई। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे हम एफआईआई कहते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो ये सारी एंट्रीज होती हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो होता क्या है कि ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाता है, हमारे यहाँ हम लॉस में रहते हैं, मतलब हमारे यहाँ से पेमेंट ज्यादा बाहर चली जाती है, आती कम है। तो पीयूष गोयल जी का कहना ये है कि अब जो है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी स्ट्रांग रहेगा, मतलब वो इंक्रीज होगा हमारे, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से हमारे जो है एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसा मंत्री जी का कहना है, और इंपोर्ट्स रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत वगैरह भी चल रहा है, तो ये जो गैप है ये रिड्यूस होता जा रहा है। उसके अलावा देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी कलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में। तो जीएसटी एक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मेकिंग ऑफ अ शॉर्टफॉल इन जीएसटी कलेक्शन, ये इसमें बात करी है। जीएसटी एक्ट देखिए 2017 में पास हुआ था, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जीएसटी इट रिप्लेस्ड, एक तो 17 तरीके के टैक्सेस को रिप्लेस करा था सेंटर स्टेट के, इट रिप्लेस्ड अराउंड 17 टैक्सेस, it replaced around 17 taxes imposed by center and state, imposed by center and state। 17 तरीके के टैक्सेस को रिप्लेस करा था। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या लगाता है, सेल्स टैक्स लगाता था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, तो इन सबको खत्म किया गया, ठीक है। हालांकि जीएसटी के दायरे में कौन सी चीजें नहीं आती, पेट्रोल डीजल, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता, पेट्रोल डीजल, और उसके अलावा लीकर, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता। इसमें पुराना वाला ही सिस्टम चला आ रहा है, पेट्रोल डीजल लीकर के ऊपर सेल्स टैक्स वैट वाला ही सिस्टम चला रहा है, बाकी चीजों में
जो है जीएसटी लागू हो गया है। अब हुआ क्या कि जब जीएसटी लागू हुआ, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रही थी कि जीएसटी के आने से हमें सेल्स टैक्स के कलेक्शन और वैट के कलेक्शन में लॉस हो जाएगा, हमारा तो रेवेन्यू जीरो हो गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं मिलेगा, जीएसटी तो सेंटर कलेक्ट करेगा। तो सेंटर ने इस तरीके से किया था कि आपका जो भी जीएसटी आने की वजह से रेवेन्यू लॉस होगा, एक बेस ईयर बना लेंगे 2015-16, ये बेस ईयर होगा, ठीक है, और इसके बेसिस पे आपकी ग्रोथ देखी जाएगी 14% पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। अब मान लिया कि अगले साल 2017-18 में आपका जो जीएसटी के थ्रू जीएसटी कलेक्शन करेगा सेंटर और स्टेट को भी देगा उसका हिस्सा, ठीक है। जीएसटी में होता क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं 5%, 12% और 18% और 28%, ये 4 स्लैब है। हालांकि 5 स्लैब भी कहे जा सकते हैं, 0% वाला, 2-3% वाले भी स्लैब्स बनाए गए हैं जीएसटी में, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर 5% टैक्स है मान लिया, तो उसमें से 2.5% सीधे सेंटर को मिलता है, 2.5% सीधे स्टेट को मिलता है, आधा आधा हो जाता है सेंटर स्टेट का, ठीक है, आधा। उसके अलावा ये भी सेंट्रल डिविजिबल पूल में जाता है, जिसमें से 42%, अब 41% हो गया है, 42% वापस स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस, जीएसटी एक्ट के थ्रू ये चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल भी बनाएगी, जिसके बाद बहुत सारी पावर्स होंगी, जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जिसके बाद बहुत सारी पावर्स होंगी टैक्सेस में चेंजेस को करने को लेकर, जिसको हेड करेंगे कौन, फाइनेंस मिनिस्टर, और हर एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जीएसटी काउंसिल में, ठीक है। अब देखिए जीएसटी में होगा क्या कि अब किसी स्टेट को जीएसटी कलेक्शन में लॉस होता है, क्योंकि वो जीएसटी बढ़ता है सेंटर स्टेट के बीच में, सेंटर जो भी कलेक्शन कर रहा है। और अगर मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर 100 रुपीज एक स्टेट का कलेक्शन था, उत्तराखंड का 100 रुपए जीएसटी का कलेक्शन, एक एग्जाम्पल है। अब 2016-17 में कितना होना चाहिए, 114, फिर 14% और बढ़ाएं इसका 14%, तो ये 129 रुपए के करीब आ गया, मतलब 130 रुपए मान लो। 2018-19 में उत्तराखंड को आना चाहिए 14% इसका, फिर बढ़ाएं तो 150 के करीब मान लो, 150 रुपए आना चाहिए। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब हुआ क्या कि मान लो कि क्योंकि 2015-16 उस समय तो सेल्स टैक्स वैट था, जीएसटी था नहीं, तो उस समय उत्तराखंड को मिल रहा था 100 रुपए। अब जीएसटी आने के बाद क्या हुआ कि उत्तराखंड के पास आना चाहिए था 130 रुपए, वो जो 100 रुपए था उसको 14% इंक्रीज करते हुए इतना आना चाहिए था, लेकिन उत्तराखंड के पास कलेक्शन हुआ 119 रुपए का, 11 रुपए का लॉस हो गया। वो जो बेस ईयर था उसके प्रोजेक्शन के हिसाब से 11 रुपए कम आए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि जीएसटी के आने की वजह से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को 2015-16 बेस ईयर बना लेंगे, 2015-16 में आपको टैक्सेस का जितना कलेक्शन हो रहा था हर साल 14% बढ़ाते जाओ, और स्टार्टिंग के 3 इयर्स आपको जो भी जीएसटी में लॉस होता है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 इयर्स जो भी जीएसटी में लॉस होता है उसमें 100% कंपनसेशन हम देंगे, ऐसा बोला सेंटर ने, ठीक है। और 4th ईयर में सेंटर ने बोला कि हम 75% कंपनसेशन देंगे, और 5th ईयर में अगर आपको जीएसटी में लॉस होता है 14% इंक्रीज करते करते तो 50% कंपनसेशन देंगे, और 6th ईयर में जितना भी लॉस होता है उसमें हम कुछ नहीं देंगे, स्टार्टिंग के 5 साल हम कंपनसेट करेंगे, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था, ठीक है। तो अब आज की डेट में अगर हम देखें तो जीएसटी में स्टेट्स को काफी लॉस हो रहा है, और उसके हिसाब से सेंटर को सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपनसेशन देना है। तो यहाँ पर ऑथर का कहना यही है कि जो शॉर्टफॉल है जीएसटी कंपन, क्योंकि कोविड-19 की वजह से भी रिड्यूस हो चुका है, और 5 साल तो कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि जीएसटी जो लागू हुआ, एक तो डेट भी आपको पता होनी चाहिए, जीएसटी लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। 5 साल मतलब स्टेट के 2022 में कंप्लीट होने वाले हैं, तो इस बीच सारा कंपनसेशन देना है। तो यहाँ पर ऑथर यही कह रहा है कि जीएसटी कलेक्शन तो डाउन चला गया है, तो कंपनसेशन किस तरीके से देंगे, वो जो 14% ग्रोथ है वो अगर हम देखें अनरियलिस्टिक थोड़ा सा हो गया है। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में आज हमने जीएसटी से रिलेटेड डिस्कस करा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।